पिछले पार्ट में हमने देखा था मकू और उसके पापा किचन को पूरी तरह तबाह करने में लगे होते हैं, जिससे तात्सू बेहद ही घबरा जाता है कि आज तो उसका प्यारा किचन काम से गया। उन दोनों के हाथ जो लग रहा था वो सब डालते जा रहे थे, लेकिन सही समय पर मीकू की मम्मी ने आकर उन्हें रोक दिया और तात्सू की जान में जान आई। उसे एहसास हुआ कि यही होती है असली हाउसवाइफ, जो किचन में मचे बवाल को भी आराम से संभाल ले। एक दिन तात्सू मार्केट से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई। उसे समझ आ गया कि शायद बुखार चढ़ने वाला है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और पानी, नींबू और शहद मिलाकर एक देसी काढ़ा बना लिया ताकि इम्यूनिटी बढ़ सके। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर वायरस से जंग चल रही हो, और वो ठान चुका था कि इस लड़ाई में जीत उसी की होगी। अपनी तबीयत सुधारने के लिए तात्सू ने ह्यूमिडिफायर और फेस स्टीमर भी चला लिया, लेकिन तभी उसकी खुद की हुई ट्रीटमेंट उल्टी पड़ गई। उसने ठंड की दवा पानी में मिलाकर पी ली और सीधा बिस्तर पर लेट गया। हालत सुधरने की जगह और बिगड़ गई। तापमान 37 डिग्री से सीधा 39 डिग्री पहुंच गया। शरीर कमजोर पड़ता गया और आखिरकार वो फर्श पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि मकू उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही है। तात्सू ने बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन मकू ने सख्त लहजे में उसे आराम करने को कहा। उसकी आवाज में प्यार भी था और हुक्म भी। अब तात्सू के पास कोई बहाना नहीं बचा। वो चुपचाप लेट गया और खुद को ठीक होने दिया। इसी बीच मकू ने सब्जी और फलों से बना एक खास सिरप तैयार किया और जबरदस्ती तात्सू के मुंह में डाल दिया। पहले तो तात्सू को लगा कि यही उसका आखिरी दिन होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। हाँ, पेट में थोड़ा सा दर्द जरूर रह गया था। नया साल आ चुका था और चारों तरफ उत्साह का माहौल था। हालांकि मासा की जेब बिल्कुल खाली थी। वो बड़ी उम्मीद लेकर तात्सू के घर पहुंचा। वो सोच रहा था कि शायद उसे कुछ पैसे मिल जाए। जब वो अंदर गया तो देखा कि तात्स और मिकू नए साल की कोलिग्राफी में लगे हुए हैं। इशारा करने के इरादे से मासा ने अपनी शीट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, नो मनी। उसका साफ मतलब था कि उसे नए साल के लिए कुछ पैसा चाहिए, लेकिन तात्स ने या तो नोटिस नहीं किया या जानबूझकर अनदेखा कर दिया। तभी मासा के पेट से जोर जोर की आवाज आने लगी। मौके का फायदा उठाकर उसने कहा कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। इस पर तात्सू ने उसे बाहर ले जाकर मूची केक्स बनाने का प्लान किया। दोनों ने मिलकर बनाया और साथ बैठकर खाया। इसके बाद दोनों ने बैडमिंटन खेला और पतंग उड़ाने की भी कोशिश की। इन सब के बीच मासा बार बार अपनी हालत के इशारे देता रहा, लेकिन तात्स ने ना तो कुछ समझा और ना ही कुछ कहा। आखिरकार मासा ने हार मान ली जब तात्सू ने खुले दिल से रिटा को नए साल का लकी बनी दे दिया। शाम होते होते तात्सू, मिक्कू और मासा तीनों एक बार चले गए। पहले उन्होंने मीठी राइस वाइन पी, लेकिन वहीं नहीं रुके। एक के बाद एक ड्रिंक चलती रही। शराब का असर साफ दिखने लगा। मकू शुरू से ही हंसती जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही था। त्सू की हालत और भी अजीब थी। वो आंखें खुली रखे ही सो रहा था, फिर भी खड़ा था। उसी बार में मौजूद थोड़ा तो छोटी छोटी बातों पर रोने लगा। अब सारा मामला संभालने की जिम्मेदारी मासा पर आ गई। वह सबको संभालता रहा, उनकी हरकतें देखता रहा। आखिरकार कोई थक कर गिर पड़ा, कोई ज्यादा पीकर उल्टी करने लगा और इस तरह वो रात हंगामे, हंसी और नशे में डूबकर खत्म हो गई। अगली सुबह तात्स और मिकू दोनों ने हैंगओवर सूप का एक गरम गरम कटोरा पिया। कल रात की हालत के बाद यह सूप किसी दवा से कम नहीं था। दोनों को काफी राहत महसूस हुई। उसी दिन तात्सू अपनी कुकिंग क्लास में जाता है। वहाँ उसकी नजर एक और आदमी पर पड़ती है जिसका नाम है हाइनो। वो भी चॉकलेट केक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका तरीका कुछ ज्यादा ही आक्रामक था। केक बनाते वक्त वह इतना जोर लगा रहा था कि चारों तरफ गंदगी फैल गई। तात्सू को यह सब ज्यादा पसंद नहीं आता, फिर भी वह मदद करना चाहता था। जब तात्सू ने हाइनो को हाथ बटाने की बात कही तो उसने पहले मना कर दिया, लेकिन तभी हालात और बिगड़ गए। केक का बैटर जोर जोर से चलाने में पूरा उलट गया। चारों तरफ फैली गंदगी और हाइनो के चेहरे की झुंझुलाहट देखकर तात्सू ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। वो पूछता है कि आखिर वो केक क्यों बना रहा है। तब हाइनो बताता है कि वो वैलेंटाइंस डे पर किसी खास इंसान के लिए चॉकलेट केक बनाना चाहता है। तात्सू मुस्कुराते हुए अपनी बात कहता है, खाना तभी अच्छा बनता है जब दिल से बनाया जाए। प्यार ही असली सीक्रेट है। इसके बाद तात्सू न सिर्फ हाइनो की मदद करता है बल्कि अपना केक भी पूरा करता है जो वो मिकू के लिए बना रहा था। बाद में पता चलता है कि हाइनो ये केक किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि अपने बॉस तसामी के लिए बना रहा था। ऊपर से भले ही तसामी ज्यादा कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से वो केक पाकर खुश ही था। मिकू की एक दोस्त है एओ। वो एक हाउसवाइफ है, लेकिन पैसों को सही से संभाल नहीं पाती। मिकू उसे सलाह देती है कि वह अपने पति तात्सू से मदद ले सकती है। जब तात्सू एओ की मदद करता है तो सबसे पहले उससे उसकी सेहत के बारे में पूछता है। वो कहता है कि पैसे बचाने के लिए शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर एओ थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन असल में तात्सू बस इतना चाहता था कि वो साइकिल से सुपरमार्केट जाए ताकि सस्ते सौदे मिल सके। इसके बाद तात्सू उसे पानी बचाने के तरीके सिखाता है। बर्तन धोने से लेकर टॉयलेट फ्लश करने तक वो हर छोटी बड़ी बात समझाता है, कुछ भी छोड़े बिना। जब तात्सू कट करने की बात करता है तो ईओ गलत समझ लेती है कि शायद कुछ काटने की बात हो रही है, लेकिन असल मतलब था फालतू खर्चे कम करना, चाहे रोजमर्रा के हो या फिक्स खर्चे। तात्सू उसका कैलेंडर देखता है, पुराने खर्चों की हिस्ट्री चेक करता है। तभी ईओ की नजर पड़ती है कि उसके पति ने हाल ही में काफी पैसे निकाले हैं। जब उसका पति घर आता है तो ईओ तुरंत सवाल करने लगती है। उसका पति बताता है कि वो पैसे उसने उनकी आने वाली वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीदने में लगाए हैं।
जब वो उसे एक सुंदर सा ब्रेसलेट देता है तो एओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने खास दिन की बातें करते हैं और जश्न मनाते हैं। यह देख मकू और तात्सु उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। अगले दिन मकू अपने फेवरेट एओ की स्पेशल डीवीडी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काम की वजह से वह खुद स्टोर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने तात्सु को भेजा। डीवीडी लेने के लिए एक खास लाइन बोलनी थी। मिक्कू ने वो लाइन तात्सु को बार बार रटवाई। रास्ते में जाते वक्त तात्सु का ध्यान कई चीजों से भटकता है, जैसे सब्जी वाली दुकान पर गोभी की जबरदस्त सेल। इन सब के चक्करों में लाइन याद रखना मुश्किल हो जाता है। स्टोर पहुंचते पहुंचते तात्सु लाइन पूरी तरह भूल जाता है। फिर भी हिम्मत करके वो अलग अलग लाइनें बोलने लगता है जो सुनने संगीत में धमकी जैसी लगने लगती है। सेल्स वूमन भी थोड़ा घबरा जाती है। तभी एक और कस्टमर आता है और सही लाइन बोल देता है। ये सुनकर तात्सु को भी लाइन याद आ जाती है। डीवीडी मिल जाती है। वो कस्टमर बताता है कि एक और टॉय स्टोर में खास कार्ड मिल सकता है अगर वहाँ दूसरी लाइन बोली जाए। तात्सु उसके साथ चला जाता है, लेकिन अफसोस वो लोग देर से पहुंचते हैं। स्पेशल कार्ड पहले ही बिक चुके होते हैं और वह आदमी निराश हो जाता है। इसी बीच तात्सु का एक दोस्त काम में बिजी होता है और उससे अपने कुत्ते कोत्सु की देखभाल करने को कहता है। तात्सु और मिकू दोनों ही उस प्यारे से कुत्ते पर दिन हार बैठते हैं। तात्सु को कोत्सु को बाहर घुमाने ले जाता है और कहानी एक सुकून भरे मोड़ पर आ जाती है। लेकिन तभी कोत्सु अचानक रुक जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। ये देखकर तात्सु को इतना क्यूट लगता है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। वो कोत्सु की कई सारी फोटो खींचता है और सब अपने बॉस को भेज देता है। जैसे ही तात्सु का बॉस वो फोटो देखता है, वो कोत्सु की क्यूटनेस पर पूरा फिदा हो जाता है। उसका मन करता है कि अभी भागकर सीधे तात्सु के पास पहुंच जाए। उधर तात्सु कोत्सु को ठहला ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात कुनोन से हो जाती है, जो अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। शुरू में दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी जान ले लेंगे। आसपास एक डरावना सा माहौल बन जाता है, लेकिन असल बात कुछ और ही होती है। दरअसल दोनों ही एक दूसरे के कुत्ते को सहलाना चाहते थे, क्योंकि दोनों कुत्ते बड़े गर्म और बेहद प्यारे थे और खुद को रोक पाना नामुमकिन था। तभी हामी अपनी गाड़ी बुलाता है। दोनों कुत्तों के साथ तात्सु और कोत्सु भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। हामी बताता है कि वह कुत्तों को एक बहुत ही मजेदार जगह ले जा रहा है और वह जगह निकलती है डॉग पार्क। डॉग पार्क में पहुंचते ही दोनों कुत्ते और उनके मालिक खुलकर दौड़ते हैं, खेलते हैं और पूरा दिन मजे में गुजरता है। इसी दौरान एक कैफे का मालिक अपने कैफे का मेन्यू बदलना चाहता है ताकि ज्यादा कस्टमर आ सके। वो तात्सु से सलाह मांगता है। तात्सु उसे पास के एक मशहूर कैफे में ले जाता है, जहां वो अलग अलग डेजर्ट और डिशेस ट्राई करते हैं, खास तौर पर वो चीजें जो औरतों और बच्चों को पसंद आए। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों को खाना बहुत पसंद आता है, इतना कि वो थोड़ी देर के लिए मीठा खाने से ही दूर रहने का सोच लेते हैं। वापस आकर तात्सु कैफे मालिक के लिए एक खास चिकन सैंडविच बनाता है। जैसे ही मालिक एक बाइट लेता है, वह सीधे अपने बीते दिनों में पहुंच जाता है। उसे अपनी जवानी और एक पुराने रिश्ते की याद आने लगती है, लेकिन तभी एक ततैया उस याद में घुसकर पूरा मूड बिगाड़ देता है। तात्सु तुरंत उसे चाय देता है, लेकिन चाय इतनी गर्म होती है कि मालिक का मुंह जल जाता है। इससे उसे एक और याद आ जाती है, जब वो इंडिया की ट्रिप पर था और सिगरेट की राख से उसका मुंह जल गया था। थका हुआ और घबराया हुआ कैफे मालिक उस रात आराम करने का फैसला करता है और तात्सु को धन्यवाद कहकर चला जाता है। अब तात्सु खुद सैंडविच खाता है, लेकिन यह सैंडविच उसके दिमाग में भी पुरानी यादें जगा देता है। बारूद की गंध, गोलियों के निशान और वो पल जब मिक्कू ने उसे एक गली में घायल हालत में पाया था और उसके कंधे पर भी एक ततैया बैठा था। ततैया की मौजूदगी सैंडविच संगीत के साथ एक अजीब सा कड़वा एहसास छोड़ देती है। एक दिन मासा तात्सु के साथ लंच कर रहा होता है, तभी उसे अचानक दांत में दर्द होने लगता है। तात्सु कहता है कि शायद दांत में कीड़ा लग गया है, लेकिन मासा झट से कहानी बना देता है कि कल उसने 50 गुंडों से लड़ाई की थी। तात्सु एक सेकंड के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं करता। खाने के बाद तात्सु मासा को समझाता है कि दांत के दर्द को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। मासा बात को हल्के में लेता है और मानता है कि वह दिन में सिर्फ एक बार ही दांत साफ करता है। तात्सु उसे सख्ती से समझाता है कि हर खाने के बाद दिन में 3 बार ठीक से ब्रश करना जरूरी है, वरना दांत और मसूड़े खराब हो सकते हैं और जिंदगी भर नकली दांत लगाने पड़ सकते हैं। आखिरकार मासा मान लेता है कि उसे सच में दांत में दर्द है, लेकिन वो बताता है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डर लगता है। वो अपने बचपन की एक बात सुनाता है। उसकी माँ ने कहा था कि उसे स्नैक्स दिलाने ले जा रही है, लेकिन सीधे डेंटिस्ट के पास ले गई। उस दिन का झटका आज तक उसके दिमाग में बैठा है, लेकिन tats उसकी एक नहीं सुनता। वो पहले तो अच्छी सी उसकी सुताई करता है और फिर घसीटते हुए डेंटिस्ट के पास ले जाता है। आखिरकार मासा के दांत का इलाज हो ही जाता है, लेकिन अब तात्सु को भी दांत में हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। एक रात तात्सु और मीकू साथ बैठकर हॉरर मूवी देखते हैं। मीकू बार बार डर जाती है, जबकि तात्सु दिखावा करता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन बिस्तर पर जाते ही मूवी के डरावने सीन तात्सु के दिमाग में घूमने संगीत लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। नींद आनी नामुमकिन हो जाती है। ध्यान भटकाने के लिए तात्सु अपने दिमाग में नंबर गिनने लगता है, मानो चारों तरफ काल्पनिक गैंगस्टर खड़े हों। लेकिन उसकी तेज कल्पना
उन गैंगस्टरों को आपस में देती है। आखिर में वो नींद लाने वाली आवाजें सुनने की कोशिश करता है और कहानी यहीं धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन तात्सु का दिमाग बार बार गैंगस्टरों की सोच पर अटक जाता है। नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई हो। आखिरकार वो उठता है और अपने लिए एक गिलास गर्म दूध बनाता है, जो आमतौर पर नींद लाने का घरेलू तरीका माना जाता है। लेकिन इस बार से भी कुछ खास फायदा नहीं होता। इसके बाद वो ऐसे खाने की चीजें लेकर एक डिश बनाने लगता है जिनसे नींद आने में मदद मिलती है। लेकिन जब खाना तैयार होता है तो उसे एहसास होता है कि इतनी रात को इतना भारी खाना ठीक नहीं। आखिर में तात्सु वापस बिस्तर पर जाता है, इस उम्मीद में कि अब तो नींद आ ही जाए। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, एक तेज आवाज उसे चौंका देती है। बाद में पता चलता है कि यह आवाज उनकी बिल्ली की थी, जो लिटर बॉक्स। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।